in the last class, we had done about the plasma membrane. What is the structure of the plasma membrane? Why it's asymmetrical in nature? What is the role of the oligosaccharides? All of these things, as well as transportation का भी थोड़ा सा part किया था. We had learned that the surface of the plasma membrane is asymmetrical. Why? Why the surface of the plasma membrane is asymmetrical? क्या प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से सरफेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो asymmetrical हो जाता है? It is due to the oligosaccharides. Do you remember oligosaccharides? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the asymmetrical is because of the oligosaccharides. Ma'am, can you please zoom it? Can you please Zoom the camera. zoom the camera? Just a minute. I can bring it a little closer. It's not possible to zoom it. Shall I write a little bigger? Actually, Barbara. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's the constraint. Okay. इसके बाद मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ. This is, I have written oligosaccharides. So if the oligosaccharides are present on the surface, हमने पढ़ा था glycocalyx as well as glycoprotein, glycolipids, ये वो बनाता है protein और lipid दोनों के साथ associated होता है our oligosaccharides. तो the major role, what is the major role? What is the function of the oligosaccharide? Function. These oligosaccharides basically form the recognition center. They form the recognition center. Recognize करने का एक part form करता है on the surface of the plasma membrane, as well as they also act as an antigen receptor site. Antigen के attach करने का site भी plasma membrane के surface पे ही होता है. For example, जैसे हमें पता है जब भी हम blood grouping पढ़ेंगे अभी circulatory system में, तो it is due to the antigens that are present on the surface of the RBC. वो जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो ये सेल के सरफेस पे किधर प्रेजेंट रहता है? ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और क्या किससे अटैच होता है? ओलिगोसैकेराइड्स. दीज ओलिगोसैकेराइड आल्सो एक्ट एज एंटीजन रिसेप्टर साइट. If this is a cell, इस सेल ने एंटीबॉडीज बनाई है और एंटीजन जो है वो भी एंटीबॉडीज को पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा एक दूसरे को. तो इट आल्सो एक्ट एज एन एंटीजन रिसेप्टर साइट्स. योर ओलिगोसैकेराइड्स आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. जब भी हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं, हर जगह ओलिगोसैकेराइड्स का रोल आता है. ओलिगोसैकेराइड पार्ट जो कि एक पार्ट है हमारे ग्लाइकोकैलिक्स का, एक्ट एज अ रिकॉग्निशन सेंटर. इट आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एंटीजेंस, फॉर ब्लड ग्रुपिंग, फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर टिश्यू मैचिंग, फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन. हर जगह इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट्स एंटीजन रिसेप्टर साइट, मैंने जैसे लिखा है, ब्लड ग्रुपिंग, tissue matching, immune response, organ transplantation, हम किसी के भी ऑर्गन लेके किसी भी रेसिपिएंट को दे सकते हैं, डोनर का ऑर्गन नहीं. हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं. दैट इज योर टिश्यू मैचिंग. और ये टिश्यू मैचिंग में जो डिफरेंसेस हैं, दो टिश्यूज के बीच में डिफरेंसेस है, ब्लड ग्रुप में डिफरेंस है, दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द oligosacharide, which is a part of your glycoprotein.
calyx, which is present on the surface of the plasma membrane. Organ transplantation. ये अभी जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी. जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर आपको पता चलेगा यस टिश्यू मैचिंग, ये तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है. टिश्यू मैचिंग, इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वी हैव टू मैच द टिश्यूज. हमें डोनर और रेसिपिएंट के टिश्यूज को मैच करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डू द ग्राफ्ट करने के लिए. अगर टिश्यू मैच नहीं करते हैं तो हमारा सेल उसको एज अ फॉरेन सेल, एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करेगा एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम, उसके अगेंस्ट फाइट करने लगेगा. हमारे WBCs भी एक्टिव हो जाएंगे. इसलिए टिश्यू मैच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ब्लड ग्रुपिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्यों? हम कोई सा भी ब्लड किसी को भी नहीं दे सकते. अगर कोई बंदा बी ब्लड ग्रुप का है तो हम उसे बी ब्लड ग्रुप का ही कोशिश करते हैं कि हम उसको ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करें. तो जब भी ब्लड ग्रुपिंग होती है दैट इज ऑल्सो एसेंशियल टू match the blood of the donor and the recipient. And all these factors which are associated with the membrane of the cell is basically related to oligosaccharides. Is it clear now? ये difference क्यों आ रहा है? Because of oligosaccharides. Oligosaccharides क्या होता है? It's the carbohydrate that ranges in number from 2 to 10. 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा होता है, 3 to 10 नंबर ऑफ हो सकते हैं. कहीं पे आपने ऐसे अटैच देखा था कि 5 है, किधर भी 3 भी हो सकता है, किधर 7 भी हो सकता है. तो दिस इज डिफरेंट. दिस अटैचमेंट टू द लिपिड एंड द प्रोटीन इज डिफरेंट एंड दीज oligosaccharides they perform a number of function on the surface of the cell membrane. And what is basically oligosaccharides? They are part of glycocalyx. Clear? Everyone? ठीक है. अभी सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर के बाद शायद हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको ब्लड ग्रुपिंग में एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होता है. तो these are the various function. But at certain places there is modification. Modification of plasma membrane is also seen. Plasma membrane is also modified to perform another function. Modification of plasma membrane. So the first modification of the plasma membrane that is very common and you all must be aware of that is the evagination. Evagination of the plasma membrane to form microvilli. Is it? Microvilli. These are अभी digestion वाला chapter चल रहा है. These are present at various epithelial cells. Whether we are talking about the गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथ, वहां पर भी आपको ये माइक्रोविलाई दिखेगा. इंटेस्टिनल सेल्स में भी दिखेगा, हेपेटिक सेल्स में भी दिखेगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी दिखेंगे. दे हैव ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई. एंड दिस माइक्रोविलाई इज नथिंग बट इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट इज योर evagination of the plasma membrane to form finger-like projections. That is your microvilli. Evagination of the plasma membrane to form microvilli, and microvilli is nothing but it's the finger-like projections. ये एक हमारा मॉडिफिकेशन है. ये मॉडिफिकेशन बहुत सारे सेल्स में प्रेजेंट है. अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स, for example, they are present in the intestinal cell, they are present in the gastrointestinal tract, uniferous tubules, liver cells, हर जगह आपको ये देखने के लिए मिलेगा. And that is nothing but the modification of the plasma membrane. The second type of modification of the plasma membrane is Ma'am? Yes. Ma'am, they are present to increase the surface area, right? Yes, very good. Their role is to increase the surface area to perform the various functions. Yes, their role is to increase, और इसीलिए बहुत ज्यादा numbers में होते हैं. And they are just
और सारे ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस दिखते हैं all over the surface of the epithelial cells. Increase the surface area, and these are the वेब जैसा स्ट्रक्चर्स. वेब कौन बनाता है? स्पाइडर जैसा वेब बनाता है ना, वैसा दिखेगा आपको. एंड दीज वेब्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सर्टेन माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स से ये हमारा वेब बनता है. अभी आपने माइक्रोफिलामेंट्स नहीं पढ़ा है, इसी चैप्टर में हम आगे माइक्रोफिलामेंट्स पे पढ़ेंगे. एंड दे आर नथिंग बट दे आर द साइटोस्केलेटल मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमें ब्रिक्स चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए. उसी तरह के सेल के अंदर भी जो वेरियस चीजें बनती हैं उनके लिए भी उनको सब्सटेंसेस चाहिए, साइटोस्केलेटल मटेरियल चाहिए, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं, जो हम इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं. Okay, so they basically form the web-like structure. Now they also form one of the modification of the plasma membrane is the endocytic vesicles. क्या होता है? अगर ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर फूड है, अमीबा को अभी फूड को अंदर लेना है, ठीक है, बिकॉज अमीबा इज ऑल्सो digesting their food inside the cells with the help of a number of enzymes. Although it's a unicellular organism, but inside the cell hota hai. So what they do? There is an formation of an endocytic vesicle by the plasma membrane to take the food particles inside, and this food particle is now degraded with the help of the various enzymes. So this is endocytic vesicles. Foreign particle, कोई भी solid particle या liquid particles को अंदर सेल के अंदर लेने के लिए they form the vesicles. तो these are, तो ये कैसे बनेगा? Due to the folding of plasma membrane. Can you see the diagram? Can you say that this endocytic vesicle is being formed by the infolding of membrane for taking food, or you may say the solid particles, or you may say the liquid particles. उनको अंदर लेने के लिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? वो एक ऐसे एंडोसाइटिक वेसिकल बना रहा है. तो दिस इज बेसिकली फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा membrane, because your plasma membrane is also elastic in nature. Your plasma membrane is elastic in nature due to the fluidity. वो जो fluidity है ना हमारे plasma membrane की, due to the presence of the phospholipids, that is also considered as the elasticity, and because of that only the substances move over the surface of the lipids. move कर सकते हैं, elastic in nature है. Okay. So ये infolding of plasma membrane जो है, या तो food, that is the solid particle, और liquid substances, क्योंकि अमीबा को भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी, तो उसको solid food भी चाहिए और liquid भी चाहिए. तो liquid, तो जब भी ये solid food को engulf करने के लिए एक ऐसा endocytic vesicle बनाता है, उसको हम बोलते हैं पाइनोजोम. एक होता है, जस्ट अ मिनट, फैगोसोम एंड पाइनोसोम. पाइनोसोम इज फॉर लिक्विड एंड phagosome is for solid. So basically two types of vesicles, endocytic vesicles, are formed by the infolding of the plasma membrane. When it's for the solid food particle, it's known as phagosome. Is it now clearly visible? अभी मैं बड़ा-बड़ा लिख रही हूँ. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. And when it's Ma'am, can you share the image? substances, it's known as the pinosome, phagosomes and pinosomes. So ये दो मॉडिफिकेशन हो गया. एक और इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. It also forms the sheaths. The most common is your cilia and flagella. They are also covered by the plasma membrane. ये एक sheath बनाता है.
जब भी मैं एक और बैच है हमारा विनो बैच उसमें पढ़ा रही थी, तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैम क्या ये वही शीट्स हैं जो न्यूरॉन्स में भी होता है, एक्सॉन्स को कवर करता है? यस, दे ऑल आर बीइंग फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है टू फॉर्म द शीट्स। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड शीट्स। सबसे सिंपल एग्जांपल हो योर सीलिया एंड फ्लैजेला, क्योंकि जब इसी चैप्टर में हम डिटेल में सीलिया और फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले कि वो लाइट माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, वहां मैं आपको बताऊंगी द एरिया, द सराउंडिंग एरिया इज बीइंग कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक शीट, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Provides sheet to cilia and flagella. Now, in the last class, we had discussed the mode of transportation across the plasma membrane. I had told you that there are passive transportation as well as active transmission. That transportation, that means with the expend of the energy in the form of ATP, that is your sodium potassium pump. But in certain books you will find मैंने facilitated diffusion भी बताया था. Who will tell me what is facilitated diffusion? Siddhi, can you please tell me what is facilitated diffusion? Yes, definitely I will share the pic of the board. But any one of you, what is facilitated diffusion? Polar molecules are not able to cross the non-polar region of lipid layer, so they require the carrier, which are the transmembrane proteins. Very good, very good. They are also known as the bridge proteins. They are also known as the carrier proteins. So they are being facilitated. They are being, हम कहते हैं ना, for example, annual day वगैरह स्कूल का याद करो, तो अगर कोई चीफ गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं the chief guest is now being facilitated by the head boy or the head girl of the school. ऐसा सुना है ये? Yes, ma'am. That is felicitated. That is felicitated. Yes, that is felicitated. But यहाँ भी हम उसको थोड़ा importance दे रहे हैं क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकता है. वो खुद से नहीं कर रहा है तो हम उसको थोड़ा importance दे रहे हैं. हम उसको अपने साथ लेके आ रहे हैं. हम उसको अपने साथ लेके आ रहे हैं. कौन? Transmembrane proteins. Transmembrane protein help कर रहा है in the transportation of the polar molecules. जो हमारे neutral molecules हैं वो easily transportate हो जा रहे थे by the passive diffusion. जो वाटर है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू हो जा रहा है, बट फ्यू मॉलिक्यूल्स उसके लिए हमें एनर्जी एक्सपेंड करना था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि हमको उसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके आना था. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ट्रांसपोर्टेशन, there is bulk transportation also across the plasma membrane. Bulk transportation, as the name itself says कि बल्क है, एक साथ बहुत सारा अंदर आ रहा है या कोई भी चीज बाहर जा रहा है. तो यस, अगर हम बल्क ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो वहां पर हमारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो आएगा. एंडोसाइटोसिस मींस टेकिंग द सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, बाहर से अंदर लेना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेना है. दैट इज योर एंडोसाइटोसिस. दे कैन बी your pinocytosis and phagocytosis. अगर solid particles को हम plasma membrane के through cell के अंदर ले रहे हैं, inward movement करा रहे हैं, that is your एंडोसाइटोसिस. बस सेल के अंदर ले लिया, अमीबा ने फूड को डिग्रेड करके यूज कर लिया, अपना एनर्जी गेन कर लिया, बट जो डेब्रिस है उसको क्या करेंगे, जो वेस्ट है उसको क्या करेंगे, दैट ऑल्सो हैव टू बी एक्सक्रीटेड आउट. तो दैट इज योर एक्सोसाइटोसिस. दैट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर. दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग. अभी सेल ने अपना सारा काम कर लिया, अब उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वो क्या करेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ एंडोसाइटिक वेसिकल.
जिसके अंदर से जिसके यहाँ पर सारे डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, दे आर बीइंग एक्टेड बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम्स, डिग्रेडेशन प्रोसेस हो गया, अमीबा को फूड मिल गया है. नाउ हियर ओनली द वेस्ट इज रिमेनिंग, only the waste is remaining. This waste will move, come here and fuses with the plasma membrane और plasma membrane उसको excrete out कर देगा. This is your exocytosis. तो your bulk transportation consists of, ये तो बस मॉडिफिकेशन था कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटिक वेसिकल्स बनाता है, यस, बट ये एंडोसाइटिक वेसिकल इज हेल्पफुल इन द बल्क ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज योर एंडोसाइटोसिस, दैट मीन्स टेकिंग द सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल. They can be of two types: phagocytosis when we are talking about the solid food, and pinocytosis when we are talking about the liquid, that is the cell drinking. There is cell eating and cell drinking. Let me write. ये वाला पार्ट में हटा रही हूँ, ये क्योंकि हमने पिछली क्लास में किया था, तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. मैं ओलिगोसैकेराइड्स यहाँ पे लिख देती हूँ. So we are talking about the bulk transportation. Bulk transportation. Ma'am, upper side board is not visible. Bulk transportation. Bulk transportation can be of two types. One is your endocytosis. Okay? And the other one is your exocytosis. This endocytosis can be of two types when we are talking about the cell eating, that means कि वो कुछ solid ले रहा है, and cell drinking. तो cell eating is your phagocytosis. And your cell drinking, इसको A भी कर देती हूँ क्योंकि इसका पार्ट है cell drinking also. तो सेल ड्रिंकिंग के लिए क्या बनाएगा, वो पाइनोसोम्स बनाएगा. जब भी हम सॉलिड पार्टिकल की बात करते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस होता है, वो फैगोसोम बनाता है, और सेल ड्रिंकिंग इज योर पाइनोसाइटोसिस. पाइनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग. But in case of exocytosis, you can say that it is reverse of pinocytosis. बहुत सारा पानी पी लिया, पेट पहले से बहुत अच्छे से भरा हुआ था, मम्मा ने बोला बहुत अच्छा बना है, मम्मा ने तो मना किया कि अब मत खाओ, हो गया, बट बहुत टेस्टी था तो आज मेरा मन नहीं भरा, मैंने बहुत सारा वो लिक्विड जूस था या फिर छाछ था, कुछ भी था, बहुत सारा पी लिया. ठीक है. नाउ exocytosis is known as reverse of pinocytosis. इसको हम reverse of pinocytosis भी बोल सकते हैं या फिर cell vomiting. अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अब मेरा excreted प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो we will excrete it out. तो वो भी किसके थ्रू होता है, by fusing of the endocytic vesicles with the plasma membrane. So exocytosis is the removal of the waste, is the removal of the waste from the cell. Removal of waste. It is also known as cell vomiting. ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रही है, क्वेश्चंस में ये वर्ड होते हैं. सेल वॉमिटिंग, वहां पे डायरेक्ट एक्सोसाइटोसिस नहीं लिखा होगा, सेल वॉमिटिंग लिखा होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज की बात हो रही है. सेल वॉमिटिंग, और इट्स ऑल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ पाइनोसाइटोसिस. Okay, so this is all about your plasma membrane. ये सारी बातें हो गई हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है तो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होता है, ये सारा बात हमारा हो गया इधर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म. लेट मी क्लीन द बोर्ड. Now, after plasma membrane, we will learn in detail about the cytoplasm.
Cytoplasm, you all know कि it's the substance that separates the cell from the nucleus. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में अगर हम कोई सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं अपने सेल का, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो हम बोलते हैं ये सारा जो सरफेस है, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म. सो बेसिकली साइटोप्लाज्म इज cytoplasm. It's the fluid filled matrix. Fluid filled matrix, and usually it exists in two forms. Sol, gel. दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है. हम इसको बोलते हैं, दो अलग अलग नेम्स में दिए गए हैं. वी हैव गिवन टू डिफरेंट नेम्स टू दिस स्ट्रक्चर, सॉल एंड जेल. प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सॉल, ये दो तरह का नाम दिया गया है. यू कैन सी ये जो जेल जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज बेसिकली प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट आउटसाइड. और कह सकते हैं एकदम बिल्कुल पेरीफेरी पे जो होता है वो जेल जैसा होता है. आप इसको प्लाज्मा सॉल एंड प्लाज्मा जेल, ये दो डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, प्लाज्मा सॉल एंड प्लाज्मा जेल. In the majority of the portion near the nucleus, ये solution के form में present होता है, सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसको हम इसलिए एंडोप्लास्ट भी बोलते हैं. और जो जेल होता है वो बाहर के साइड होता है, सराउंडिंग योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्टोप्लास्ट. प्लीज परेशान मत हो, मैं फिर से बता रही हूँ. लिसन, बेसिकली सॉल और जेल समझ में आया कि ये दो फॉर्म में होता है, ठीक है. प्लाज्मा जेल जो है वो यूजुअली प्रेजेंट रहता है बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. I will use another color chalk so that it will be easier to make you understand. जो जेल वाला पार्ट है वो बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है. दैट इज योर प्लाज्मा जेल. और ये बाहर के साइड प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको एक नाम दे दिया, एक्टोप्लास्ट. एक्टो, आउटसाइड. गेटिंग माय पॉइंट? But the solution form, that is the plasma sol, that is present inside the plasma membrane, और उसको हमने नाम दिया है plasma sol is internal and it's known as endoplast. तो ectoplast किसको? outside वाले को, और एंडोप्लास्ट किसको? इनसाइड वाले को. तो इनसाइड क्या प्रेजेंट है? इनसाइड सॉल्यूशन के फॉर्म प्रेजेंट है, और प्लाज्मा जेल जो है ये आउटसाइड है. तो तुम बोल सकते हो दिस इज योर एक्टोप्लास्ट एंड दिस इज योर एंडोप्लास्ट. You will also found written in the books कि the cytoplasm is in the crystallocolloid solution. Crystals and colloid दो colloids के form में होते हैं. That means कि few of the molecules, few of the substances which are present in the cytoplasm, they are in the solution form. कुछ चीजें तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है, बट कुछ चीजें जो होती है, कुछ चीजें जो प्रेजेंट है, फ्यू ऑफ द सब्सटेंसेस दे आर इन द क्रिस्टलॉइड फॉर्म्स. क्रिस्टलॉइड्स के फॉर्म में होती है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये क्रिस्टलॉइड के फॉर्म्स में इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. इस वजह से हम बोलते हैं क्रिस्टैलोकोलॉइड लाइक स्ट्रक्चर. कोलॉइडल सॉल्यूशंस होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं शुगर, अमाइनो एसिड्स, तो इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है. दैट मींस few of the substances they are present in the true solution form में होते हैं. ट्रू सॉल्यूशन क्या है आपको पता है? व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? जो पूरी तरीके से सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, दैट इज योर ट्रू सॉल्यूशन. बट कुछ चीजें होती है वो कोलॉइडल होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती. तो इस दोनों ही फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कोलॉइडल फॉर्म्स में भी और ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में भी. इस वजह से हम साइटोप्लाज्म को क्रिस्टैलोकोलॉइड, आपसे ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा,
बट किसी क्वेश्चन में ये वर्ड हो सकता है, जैसे साइटोप्लाज्म इज इन सॉल जेल, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हो सकता है वहां पे क्रिस्टेलोकोलॉइड्स भी हो, तो दोनों ही फॉर्म में मिलता है हमें, इसलिए हम दोनों ऑप्शंस को टिक करेंगे. सो द अदर इज फ्लूइड फिल्म मैट्रिक्स, और हम इसको क्रिस्टेलोकोलॉइड्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज ट्रू सॉल्यूशन as well as colloidal solution. Solutions. ठीक है? Clear? Is it clear, or anyone wants to ask anything? ठीक है, सबको समझ में आ गया. Colloidal solution का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो you can write amino acids, you can write proteins, you can write enzymes, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Now what is the साइटोप्लाज्म को अगर हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो बेसिकली हमने पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में सेपरेट आउट किया. वन इज द फ्लूइड पार्ट, दैट इज आल्सो नोन एज साइटोसॉल, and the other one that consists of the cell organelles as well as cell inclusions. क्योंकि हमें पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल्दो यहाँ पर 90% जो है वाटर है, बट बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर क्या है, कैसा चीज है, फ्लूइड वाला पार्ट भी है और नॉन फ्लूइड पार्ट भी है. तो बेसिकली योर साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू parts. One is the cytosol, that is the fluid part, and the other one is your excuse me, and the other one is your cell inclusions and cell organelles. Cell inclusions and cell organelles, जैसा प्रोकैरियोट्स में आपको याद होगा हमने सेल इंक्लूजन्स पढ़ा था, जहां पर हमारा रिजर्व बॉडी आया था, रिजर्व फूड मटेरियल. इज इट यस और नो? रिमेंबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वन इज योर लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द अदर इज वन योर दैट इंक्लूड्स द सेल ऑर्गेनल्स एंड द सेल इंक्लूजन्स. तो हमने इसको दो नाम दिया है, एक को दिया है साइटोसॉल और दूसरे को दिया है हमने ट्रोफोप्लाज्म. ट्रोफोप्लाज्म. तो बेसिकली योर साइटोप्लाज्म cytosol and trophoplasm. This cytosol is also known as hyaloplasm. This is the liquid part exclude नहीं कर रहा है किसको, सेल organelles and cell inclusions. But your trophoplasm ये लिक्विड पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इट ओनली इंक्लूड्स द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. दैट मीन्स योर सेल इंक्लूजन्स होंगे इसके साथ, एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे. तो ट्रोफोप्लाज्म इंक्लूड्स द सेल ऑर्गेनल्स एज वेल एज द सेल इंक्लूजन्स. सेल ऑर्गेनल्स and cell inclusions. Just like in the prokaryotes, these cell inclusions are also non-living. And the other name that is given to the cell inclusion, दूसरा नाम इसका एक और है, ergastic bodies. They are also known as ergastic bodies. Ergastic bodies. Okay, so this liquid part, अभी साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द फंक्शन. तो साइटोप्लाज्म का अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन देखा जाए तो इट इज द place, it is the main arena, it is the main area for the performance of the various cellular activity of the cell. So it's the first function, main
एरेना, एरेना इज अ, क्या बताऊं, थोड़ा सा अलग सा वर्ड आपको सुनने में लग रहा है, बट ये एरिया ही है. मेन एरेना फॉर द प्रोसेस ऑफ various cellular activities. All the raw materials that are being required by the various cell organelles in order to perform some roles or functions that are also present in the cytoplasm. तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है towards the cell organelles. Here comes one of the important thing कि जब भी मैंने प्रोकैरियोट्स पढ़ाया था आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट, बट in eukaryotic cytoplasmic streaming is present, and those cytoplasmic streaming is responsible for all these functions. तो जो ये साइटोप्लाज्म है in eukaryotes, they show cytoplasmic streaming. That means the movement of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म का मूवमेंट सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ये सेल ऑर्गेनेल्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखता है, मतलब एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. फिर क्या होगा जब ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो at certain condition, for example chloroplast in case of plant cells, they have to be present at such a location so as to get the maximum incident light. तो ये रोटेशन, ये क्लोरोप्लास्ट अगर इधर प्रेजेंट था और लाइट का सनलाइट इधर आ रहा है तो ये यहाँ कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से आएगा. सो द अनदर इंपॉर्टेंट रोल, द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसको हम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोल सकते हैं या फिर साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं. तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं हमारे? सबसे पहला अभी तो हमने पढ़ा ऑर्गेनेल्स को रोटेट करने के लिए एट ए पर्टिकुलर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स. ठीक है, वो किसकी वजह से होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होगा. Excuse me, ma'am. Yes. What is that first function, main arena? Main arena for the process of various cellular activities. And ma'am, what is Ma'am, written is it after process? cytosol? Yes, one by one. What is written after cytosol? What is written after cytosol? Yes, the another name for the cytosol is hyaloplasm. hyaloplasm. This is the another name for the cytosol. साइटोसॉल का एक और नाम है, that is your hyaloplasm. जैसे ये ट्रोफोप्लाज्म है ना, इसको ग्राउंड प्लाज्म भी बोलते हैं. वो भी लिख देती हूँ, कहीं आपको मिलेगा. 3 नाम है इसका. So your cytosol is also known as hyaloplasm and it's also known as the ground plasm. ये तीनों उसके ही नेम हैं. Now we are talking about the cytoplasmic streaming. ये movement of organelles का तो रोल कर रहा है. दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. Distribution of substances. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का. और क्या हो सकता है? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ही तो है जिसकी वजह से अमीबा क्या करता है, क्या बनाता है? फॉल्स फीट. दैट इज योर pseudopodia. So formation of pseudopodia in amoeba
is also due to cytoplasmic streaming. अगर cytoplasm stream नहीं कर सकता है, move नहीं कर सकता है, तो कैसे वो false feet बनाएगा? तो false feet is nothing but it's being formed by the cytoplasmic streaming of the amoeba. These cytoplasmic streaming is also responsible, जैसे distribution of substances है, it's also responsible for heat distribution, as well as it's also responsible for the repair of the membrane. For example, मेरा यहाँ membrane का part है, plasma membrane का, इसमें कुछ wear and tear आ गया है, ठीक है, बट उस membrane को ठीक करना है, तो उस मेम्ब्रेन को ठीक करना है, तो सारे रॉ मटेरियल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है? लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ हमारा रॉ मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बट साइटोप्लाज्म से वो कौन कैसे यहाँ तक आएगा? बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. क्लियर और नॉट? शो मी द थम्स अप. ये चीजें समझ में आई. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ द स्यूडोपोडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट, रिपेयर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये सारा काम हमारा साइटोप्लाज्म हमें करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स, एंड दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. यस और नो? फटाफट सब लोग बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थर्ड पॉइंट इज रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन. साक्षी को समझ में आया? और अभी किसी ने भी थम्स अप शो नहीं किया, किसको किसको नहीं आया? टेल मी. तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड सब्सटेंस है, दैट इज योर साइटोसॉल. ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एट सॉल्यूशन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर सॉल, प्लाज्मा सॉल, और जेल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. जेली लाइक सब्सटेंसेस भी होते हैं. जेल क्या होता है एक्चुअली? आपने केमिस्ट्री में किसी भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा. व्हाट इज जेल? हम उसमें क्या डालते हैं? कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैम एंड जेलीज भी बनाते हो अगर घर में या फिर मार्केट में, तो उसमें थोड़ा सा सॉलिडिफाइंग एजेंट डालते हैं. इज इट? Yes, ma'am. तो दिस इज द डिफरेंस. ये तुम्हारा प्योर सोल्यूशन है. प्योर कुछ some substances they are present in the solution form, but some substances they are present in the gel form. That means they are semi solid. ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, सेमी सॉलिड जैसा होता है या फिर जेल के जैसा होता है. थोड़ा सा सॉलिडिफाइंग एजेंट हमने उसको डाला है ताकि वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाए. क्योंकि अगर जैम एंड जेलीज आपके फ्रूट के जूस से बन रहा है, टोमेटोज से बन रहा है, तो उसको लिक्विड होना चाहिए था ना, बट वो कैसा होता है? थोड़ा थिक होता है. इज इट? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द सॉलिडिफाइंग एजेंट जो उसको जेली जैसा टेक्सचर देता है. नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, so this is all about the cytoplasmic streaming. आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता है, बट यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, और इसकी वजह से हमारा साइटोप्लाज्म बहुत सारे फंक्शन करते हैं. फर्स्ट फंक्शन तो यहीं से स्टार्ट होता है, बट ये जितने फंक्शन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से हो रहे हैं, वो सारे फंक्शंस भी हमारे साइटोप्लाज्म का ही है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म का ही रोल है कि वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो करता है. सो व्हाट आर द वेरियस फंक्शन? Provide the space for the various cellular activities, help in the repair of the membrane, distribution of the various substances, provide the raw material to the various cell organelles in order to perform various functions. ये सब कुछ साइटोप्लाज्म करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज जो होते हैं सेल के, वो साइटोप्लाज्म में होता है. नाउ वी विल कम टू दिस पार्ट कि जो हमारा ट्रोफोप्लाज्म है, वो मैंने आपको बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. Yes, we are talking about the eukaryotes. Eukaryotes have a number of cell organelles ranging from mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, बहुत सारे cell organelles हैं. But what is this non-living cell inclusions? Ergastic bodies. These ergastic bodies, ये भी जो सेल इंक्लूजन्स है उसका दूसरा नाम है. जैसे यहाँ पर इसके 3 नेम है ना, आपके भी होते हैं, कुछ निक नेम होता है. मम्मा तो हर दिन एक नया नाम, मतलब मैं तो मेरी डॉटर को हर दिन एक कुछ ना कुछ नए नाम से, ऐसे निक नेम से बुला लेती हूँ. तो दैट इज, इसके भी इतने सारे नेमिंग है. तो ये एक ही चीज है बट उसके नाम बहुत सारे हैं.
उसी तरीके से यहाँ जो आपका सेल इंक्लूजन है उसको हम एर्गैस्टिक बॉडीज भी बोलते हैं. आपको एग्जाम में क्वेश्चन में एर्गैस्टिक बॉडीज ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा. सो important word for you. These ergastic bodies can be of 3 types. ये भी 3 types में divided है. 1, 2 and 3. First is your reserve food material. Just like the prokaryotes, reserve food. Reserve food can be योर स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो सकता है, लिपिड के ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन हो सकता है. सो ईच एंड एवरी फूड रिजर्व्स कम्स अंडर द एर्गैस्टिक बॉडी, दैट इज योर रिजर्व फूड. स्टार्च ग्रेन हो सकता है, फैट ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन हो सकता है. मेज, अगर मेज वगैरह में अगर हम देखते हैं मोनोकॉट प्लांट्स में तो एल्यूरॉन लेयर होता है, तो वो सारा आपका रिजर्व फूड हो गया. द अदर इज द सिक्रीटरी और द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट आप बोल सकते हो, जैसे गम, रेजिन्स, टैनिन्स. ये सारा भी हमारे एर्गैस्टिक बॉडी, दैट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है. दैट इज वेरियस सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. सिक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपल आपके दिमाग में आएगा म्यूकस. Mucus is the secretory product in all the different types of cells in human body. Animals के body में जब भी secretion की बात होती है तो mucus secretion का बात करते हैं. For example, जब भी हमें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है तो आप देखोगे कि आपके नोज में म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो इंट्रैप करना होता है बैक्टीरिया और वायरसेस जो हमारे नोस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करना चाह रहे हैं हमारी बॉडी को डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू. तो म्यूकस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ज्यादा होने लगता है. नॉर्मली कभी कभी देखो आपको कोल्ड एंड कफ होता है तो म्यूकस ज्यादा बन रहा है इन ऑर्डर टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये म्यूकस क्या है? ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट है. तो द वेरियस सिक्रेटरी एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. रिजर्व फूड हो गया, secretory and excretory products. अभी अगर मैं excretory product की बात करूं, secretory में मैंने बोल दिया mucus. अगर मैं excretory products की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी? गम्स हैं, टैनिन्स हैं, रबर्स हैं, ऑयल्स हैं. ये सारा प्लांट जो है ये डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सक्रीट, ये उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमारे लिए यूजफुल होता है. टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स, रबर्स, तो वो सारा प्रोडक्ट भी हमारे एर्गैस्टिक बॉडीज में आ जाएगा क्योंकि ये इंक्लूड करता है सिक्रेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. द थर्ड वन इज योर मिनरल्स. मिनरल्स, वेरियस मिनरल्स. ग्लास के एपिडर्मल सेल में, ग्रास जिसको मराठी में शायद गवत कहते हैं, ये मुझे इसलिए पता है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरी मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती, मेरी डॉटर 2nd स्टैंडर्ड में, उसका मराठी का क्लास चल रहा था. देख, सिलिका, तो दैट इज योर मिनरल. दैट इज योर मिनरल. मैम रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना मैंने, अभी ऑन है बच्चा. यस, मिनरल्स. तो मिनरल्स में सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका ग्रास का आएगा कि सिलिका इज फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ ग्रासेस. फिर अगर आप और भी बहुत सारे प्लांट्स को ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, कोलाकासिया वगैरह देखा होगा, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स दिखते हैं, कहीं पे रेफाइड्स दिखते हैं. आपने ये अगर 9th स्टैंडर्ड में आपने होम्यू हवा की प्रिपरेशन की होगी तो वहां ये सारी चीजें थी. कोलाकासिया एंड कैल्शियम कार्बोनेट होता है, रेफाइड्स होते हैं. तो वेरियस मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एर्गैस्टिक बॉडीज, रेंजिंग. सबसे सिंपलेस्ट है सिलिका इन द एपिडर्मल सेल ऑफ ग्रासेस. फिर उसके बाद अगर मैं बनियान ट्री की बात करूं तो लीव्स ऑफ बनियान जो होते हैं उसके पास भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स एज वेल एज calcium oxalates are also found in colacacia as well as onion के जो scaly leaves होते हैं ना, उसमें भी mineral present होता है, that is your calcium oxalate. तो various minerals are also present as an ergastic body. किधर present होगा? We are talking about the cell inclusions, that is they are also present in the cytoplasm. So minerals का मैं 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देती हूँ. सिलिका
in epidermal cell. Ma'am, is it example? Yes, बच्चा. Example. Silica in epidermal cells of grasses. Calcium carbonate and calcium oxalate. Calcium carbonate and calcium oxalate. ये डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं जो भी हमारे एर्गैस्टिक बॉडीज दैट मींस द सेल इंक्लूजन्स में प्रेजेंट होता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म. यस, Ma'am, please repeat the examples of mineral. यस. मिनरल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. अगर मैं बोलूं, सबसे पहला सिलिका है जो कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ ग्रासेस में पाए जाते हैं. द सेकेंड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेसिकली एपिडर्मल सेल्स में पाया जाता है इन सम प्लांट जीनस. फॉर एग्जांपल्स बनियान ट्री. बनियान ट्री का जो सेल्स होते हैं ना, लीव्स के सेल्स होते हैं, उधर आपको देखने के लिए मिलेगा. हाइपोडर्मल लीफ सेल्स ऑफ बनियान. ये वर्ड्स मैं अभी इसलिए नहीं यूज करी क्योंकि मैंने अभी आपको प्लांट का कुछ नहीं पढ़ाया है. ये फिर से जब उधर आएगा ना तो ये एग्जाम्पल मैं आपको उधर रिपीट करूंगी क्योंकि आप एग्जाम पूरा सब एक साथ देने वाले हो. मैंने अभी ये वर्ड्स इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि फिर मुझे उधर प्लांट की तरफ जाना पड़ेगा और अभी मैंने प्लांट्स का कुछ भी नहीं पढ़ाया. आई विल टीच यू. तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रहते हैं इन फ्यू जीनस, फ्यू प्लांट स्पीसीज में. उनके भी लीफ में ही देखने के लिए मिलता है, लीव्स में. एंड योर कैल्शियम ऑक्सलेट. कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये कॉमन है. ये पाउडरी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, स्टार शेप में तुम्हें दिख सकता है इन कोलाकैशिया. कोलाकैशिया तुम सब जानते हो. आई थिंक मराठी में उसको क्या कहते हैं, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर. बट कोलाकैशिया वो ऐसे रोल करके कुछ बनता है, वो पत्ते जैसे होता है. आलू बड़ा कुछ तो बोलते हो तुम लोग, मतलब मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे मराठी नहीं आती है. बट यूज करते हो. इट्स एन ईटेबल प्लांट्स का पार्ट है, लीफ है जो हम ईट करते हैं. सो बेसिकली योर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडरी मास इन एट्रोपा, स्टार सेट, कोलाकाशिया. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, अनियन में भी होता है, ड्राई स्केल्स ऑफ अनियंस में भी होते हैं. सो कौन सा मिनरल होता है? दैट इज योर कैल्शियम ऑक्सलेट. आइकॉर्निया. आइकॉर्निया एक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट, सुना है? उसमें भी रेफाइड्स होते हैं. मैं अभी ये एग्जांपल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि आपको इनके बारे में पता नहीं है. ठीक है, आप अभी बस इतना ही याद रखो कि यस, कि हमारा जो एर्गैस्टिक बॉडीज है, सेल इंक्लूजन्स है, उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं. वन इज योर रिजर्व फूड जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, फैट ग्लोब्यूल्स हो सकता है. एंड द सेकेंड इज वन secretory and excretory product, mucus, as well as the various excretory product, that is your gum, resins, tannins, जो plant के सारे parts products हैं. And the minerals, yes, in certain leaves of the plants they have minerals also. And the simplest example is your epidermal cells of grasses, that is your silica. Yes, they can be found in other plants also in the form of calcium carbonate and calcium oxalate. Clear? Yes, ma'am. Cell wall, observed by Robert Hooke. It's a rigid, non-living. Cell wall is living or non-living? Non-living. Yes, it's a rigid, non-living covering of the cell. The main function is to provide shape to the cell. शेप प्रोवाइड करता है.
बट ऐसा नहीं है कि अगर शेप प्रोवाइड करता है तो ये कोई और रोल नहीं प्ले करेगा. दिस इज द प्राइमरी रोल, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन. ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है हमारे सेल वॉल का कि वो क्या कर रहा है, सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, protect the cell from mechanical damage and infection. Mechanical damage and infection protection भी करेगा, but first is your shape. The second provides mechanical support. That means prevent it from damage. Apart from this, one of the most important role of the cell wall is the cell to cell. जैसे for example हम अपने neighbors से talk करते, बातें करते, उनसे communicate करते, तो अगर ये जो cell हैं, whether it's an animal cells or a plant cell, they also communicate with each other, they also interact with each other. और जहां पर भी ये सेल वॉल प्रेजेंट होगा वहीं पर ये इंटरेक्शंस होते हैं. So basically your cell wall is responsible for cell interaction. Cell to cell interaction के लिए भी हमारा cell wall responsible है. Cell interaction. And this cell wall is freely permeable or it's semi-permeable? freely permeable. Freely permeable. तो अगर ये freely permeable है तो अगर ये सारे substances को ऐसे बोले कि नहीं जिसको भी जाना है अंदर चले जाओ, it's not like that. Freely permeable है, but cell wall और भी एक काम करता है, provide barrier to undesirable macromolecules. Provides barrier to undesirable. जो यूज की चीजें हैं इट्स फ्रीली परमिएबल फॉर देम, बट जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और अनडिजायरेबल है उसके लिए ये बैरियर के जैसा भी वर्क करता है. प्रोवाइड दिस इज द स्टेटमेंट मेंशन इन योर एनसीईआरटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आज एनसीईआरटी खोल के देखना, वहां जरूर मिलेगा आपको. प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल macro molecules. ठीक है, ये सारे रोल हो गए सेल वॉल के. बट इस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स? नो, सेल वॉल इज एब्सेंट इन plant cells. But algae, they have cell wall. algae के पास cell wall होता है. जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी. अगर हम रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, हम ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, तो उनका सेल वॉल कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. बट मेजॉरिटी क्या होता है, एल्गी का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, इट्स मेड अप ऑफ पेक्टिन, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा मैनिन्स, गैलेक्टिन्स. They are nothing but they are modified or they are special type of carbohydrates only. ठीक है, गैलेक्टिन्स, मैनिन्स, ये वर्ड हो सकते हैं आपको आपके बुकलेट में मिला, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है. सो सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ एल्गी की अगर मैं बात करूं तो इट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, Galactose. yes, pectins, galactose, mannins. अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो योर प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ Peptide. yes, plant cell wall is made up of Peptide, cellulose, those. peptide. Lipids. Glycan तो किसका है? It's the cell wall of Cellulose. bacteria.
बैक्टीरिया का सेल वॉल हमने पढ़ा था ना कि इट्स मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर मैं पूछूं प्लांट का सेल वॉल, तो प्लांट का सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है? Protein and lipid. You are not audible. Is it so? हमने जब भी हमें छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता था कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ था, तो हमेशा हमेशा हम Cellulose and hemicellulose. फंगस का किसका बना है? काइटिन। Chitin. यस। तो फिर अगर हम प्लांट का बात करें तो प्लांट का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो सेल वॉल का होता है दैट इज योर सेल्यूलोज। अगर मैं फंगस की बात करूं तो फंगाई का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अगर मैं बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करूं तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। Peptidoglycan. Peptidoglycan. If I will talk about the cell wall of cyanobacteria, that is your BGA. BGA is blue green algae. Cyanobacteria का दूसरा नाम है blue green algae. तो आपको अपने बुकलेट में लिखा हुआ मिलेगा DAPA, DAPA. This is nothing but diaminopimelic acid. So the cell wall of BGA is composed of DAPA. Okay, clear? मैं इसका full form लिख देती हूँ. Diaminopimelic acid. Diaminopimelic acid. एंड दिस सेल वॉल, अगर मैं पूछती हूँ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं किसी क्वेश्चन में एमसीक्यू में कि सेल वॉल इज एब्सेंट, तो एनिमल के अलावा और किसमें नहीं होता है सेल वॉल? अभी 1-2 दिन पहले की क्लास में ही मैंने बताया था। Mycoplasm. Mycoplasma. वेरी हैप्पी। यस, तो दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइको। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हम अभी अब 7, 8, 9, 10th में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा इधर लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में ऐसा कुछ होगा जो आपको 2 बार सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो इट्स एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा एंड एनिमल सेल्स। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि एल्गी है। यस, एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स, बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। ठीक है, गैलेक्टोज लिख दिया है मैंने, गैलेक्टिन्स होता है, इट्स नॉट गैलेक्टोज, सॉरी, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स। प्लांट की बात हुई तो प्लांट का मेजॉरिटी जो है सेल वॉल वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनता है। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन। Ma'am, what is written after diamine? Diaminopimelic acid. Diaminopimelic acid. सेलुलोज, हेमीसेलुलोज इधर तो ठीक है, इसमें भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स हमारे प्लांट्स में भी आएगा। Diaminopimelic, PIMELIC, pimelic acid, diaminopimelic acid। ठीक है।